बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मुर्तज़ा गाइड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज मेरे साथ मौजूद है मुसद्दिक केसवानी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद आर्टिकल्स विद द KPMG तासीर आदि इनको। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस के हवाले से। CFEP 5 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस मैंने अपनी इस CA की टीचिंग की जो जर्नी है इसका स्टार्ट ही CFEP 5 के सब्जेक्ट से लिया था, और पिछले तकरीबन 9-10 सालों से मैं इस सब्जेक्ट को टीच कर रहा हूँ। मुसद्दिक मेरे साथ इस सब्जेक्ट के अंदर मेरा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है। जितनी भी स्टूडेंट्स की रेगुलर क्वेरीज वगैरह होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं, वो मुसद्दिक मेरे साथ इस सब्जेक्ट को टीच कर रहे होते हैं। और एक बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया है मेरा, मुसद्दिक का और जितने भी हमारे CFEP 5 के स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान। तो आज की डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि चूंकि अब हम एग्जाम से 6 हफ्ते दूर खड़े हैं, यानी कि आज से 6 हफ्ते बाद दिसंबर 2024 की अटैम्प्ट के पेपर स्टार्ट होने लगे हैं, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट की अपने पेपर्स को लेकर। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जिन्होंने अपनी लास्ट अटैम्प्ट के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि हमने दिसंबर 24 में CFEP 5 का पेपर देना है, और वो पिछले 3-3.5 महीने से अपनी सब्जेक्ट को, अपने स्टडीज़ को पंचुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ लेकर चल रहे थे। उनको इन रिमेनिंग टाइम के अंदर क्या करना चाहिए। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने रिजल्ट के बाद ही डिसाइड किया होता है कि हमने CFEP 5 का सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी महान स्टूडेंट होते हैं जो कि पेपर से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले CFEP 5 का सब्जेक्ट उठाने के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी क्यूरीज है जो कि रिसेंटली मेरे जो रेगुलरली मेरे पास या मुसद्दिक के पास आ रही होती, तो हमने सोचा एक डिस्कशन के थ्रू इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। तो सबसे पहले तो मुसद्दिक, थैंक यू फॉर योर टाइम। और इस आइडिया के लिए बेसिकली मुसद्दिक का आइडिया था कि हम इस तरह की एक डिस्कशन करें और वन ऑन वन आप लोगों की क्यूरीज को आंसर करने की कोशिश करें। तो मुसद्दिक, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि चूंकि तुम स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रेगुलर टच में रहते हो, उनकी रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व कर रहे होते हो, तो तुम्हारी एक अच्छी बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या वो टॉप 3 क्वेरीज या क्या वो टॉप 3 क्वेश्चंस है जो तुम्हारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स के पास से आ रहे होते हैं? अम, सर देखिए, बेसिकली जिस तरह हमने बात की ना कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, उनके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। सही। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मेन जो इशू आ रहा होता है ना, वो टैक्स जैसे लीगल सब्जेक्ट में ये आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अब बच्चा ये कंफ्यूज हो रहा होता है सर कि इसको मैं एक तरह से ग्रिप कैसे लूँ, इसके ऊपर कंट्रोल किस तरह से लूँ, ताकि एग्ज़ाम के अंदर मैं इसको एक तरह से पेपर जब दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हों। एक तो ये इशू आता है, और दूसरा यही है कि चूँकि अब टाइम ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लीव में एंटर हो रहे होंगे या फिर लीव में एंटर हो चुके होंगे। तो अब लीव्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी कि वो किस तरह से टैक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, देन उसकी प्रैक्टिस करें, और क्या ऐसा तरीका होगा कि सारी चीज़ों को एंड में कंक्लूड करें इस तरह से कि लास्ट डेज़ में उनका रिवीजन भी अच्छा हो जाए। तो और साथ ही साथ जिस तरह आपको पता है कि अभी जो हमारा CFEP 5 का पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, और हार्ड बाउंड बेरेक्ट हमारे पास नहीं होते हैं। तो जो डिजिटल या ऑनलाइन बेरेक्ट है उसको किस तरह एक्सेस करना है या उसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ किया जाए कि पेपर में आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। तो ये वो सारी क्वेरीज़ हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास आ रही होती है। तो यही मेरा मोटिव था कि हम इसको एड्रेस करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएँ। मुसद्दिक, एक क्वेरी मोस्ट लाइकली तुम्हारे पास भी आई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, मैंने भी उन ग्रुप्स पे इस तरह की क्वेरीज वगैरह देखी है। और ये एक जेन्युइन क्वेरी है उन स्टूडेंट्स की जो कि अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। बेसिकली हम जो बाकी सब्जेक्ट्स देखते हैं अपनी CA की जर्नी के अंदर, तो वो सब्जेक्ट्स एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं कि फलां टॉपिक, उसके बाद एक टॉपिक, एंड सो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। टेक्स्ट जैसे लीगल और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के अंदर एक जेन्युइन पढ़ने वाले स्टूडेंट की क्वेरी क्या होती है कि सर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पुरानी चीज़ें लिंक हो रही है। एक एग्जाम ने सवाल पूछा है, उसमें डिफरेंट 4 चैप्टर्स या 4 प्रोविजंस के सेक्शंस एक वक्त में हिट हो रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा लिंकिंग और इतना ज़्यादा क्रॉस रेफरेंसिंग कि एक बात फलां सेक्शन से उठानी है, एक बात फलां सेक्शन से उठानी है, एक बात रूल से उठानी है, एक बात शेड्यूल से उठानी है। तो वो सही मायनों में ना वो पैनिक कर रहा होता है कि जब वो सॉल्यूशंस की वीडियो सॉल्यूशंस या PDF सॉल्यूशन देख रहा होता है कि यार ये एक 5-6 मार्क का सवाल है, लेकिन 4 जगहों से उठकर इसका आंसर आ रहा है। तो हम एग्जाम में इतनी सारी सिचुएशंस को कैसे, या इतनी सारी लिंकेज को किस तरह से याद रख पाएंगे और किस तरीके से इसे एड्रेस कर पाएंगे। ऑब्वियसली मैं तो पिछले 10 सालों से टैक्स की फील्ड में काम भी कर रहा हूँ या टैक्स की फील्ड को पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप वक्त के साथ साथ डेवलप हो गई है। लेकिन स्टूडेंट जिसने पढ़ना ही 3 महीने 4 महीने पहले स्टार्ट किया है CFEP जैसे एक जॉइंट सब्जेक्ट को, तो वो जब इस तरह का सिनेरियो या इस तरह का सवाल देख रहा होता है तो उसका पैनिक होना बनता भी है कि ये 4-4 जगहों से चीज़ें उठकर आ रही है, 5-5 जगहों से आंसर उठकर आ रहा है।
तो हाउ वी वुड बी हैंडल दिस सिचुएशन। तो आई होप कि तुम्हारे पास भी इस तरह का सवाल आया होगा कि क्या समझते हो, क्योंकि तुमने अभी रिसेंटली C5 मतलब रिसेंटली क्वालिफाई किया और तकरीबन 1 साल पहले C5 का सब्जेक्ट दिया था। तुम इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते थे और क्या एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स को? तो देखें, जैसे टैक्स में हमने बात की ना कि चीज़ें, मैं पूरी अपनी सीए जर्नी की अगर बात करूँ ना, तो टैक्स और लॉ की अगर कह सकते हैं, ये वो दो ऐसे सब्जेक्ट है ना कि जिसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं कि वो फैलती चले जाती हैं, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाता है ना, तो इसको एक ये चीज़ होती है कि इसको बंद किस तरह करें, स्टूडेंट इसी चीज़ के वो परेशान हो रहा होता है। तो मेरा अपना ये ओपिनियन भी है, और बहुत सारे लोगों से इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़ाना और पढ़ना ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिंकिंग और इस तरह की चीज़ें और छोटी-छोटी जो बारीकियाँ होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सब्जेक्ट को पास करना उतना ही ज़्यादा आसान है। तो वो क्यों? वो इस तरह से है कि अगर मैं इस पेपर के पैटर्न को देखूँ और इस सब्जेक्ट की ग्रिड को समझने की कोशिश करूँ ना, तो अगर आप ग्रिड पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ पास्ट पेपर्स की, तो पास्ट पेपर में आप देखते हैं कि चीज़ें बड़ी रिपिटेशन में आ रही होती हैं। एक एरिया होता है जो कि आपको पता है इससे चीज़ें आनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक-एक चीज़ तो देखिए, किसी भी पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की या टॉपिक को पढ़ने की एक तरीका ये होता है कि वन थिंग एट अ टाइम। जब आप किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं या किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें एक एडजस्टमेंट को जब एक टाइम पे सोचते हैं और उसका ट्रीटमेंट सोच रहे होते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अगर आप एक साथ पूरे लॉ को सोच रहे होंगे, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी आपके लिए। और दूसरी चीज़ एक ये बड़ा मसला आता है स्टूडेंट्स को कि वो चीज़ें अपने लिए खुद से मुश्किल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लॉ में 2 बातें बताई गई हैं, 2 सिनेरियोज़ हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो आपने ये ट्रीटमेंट करनी है, और अगर सिचुएशन इस तरह चेंज हो जाती है तो आपकी ट्रीटमेंट कुछ और हो जाएगी। अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो 2 सिचुएशन जो लॉ ने खुद बता दी और खुद वहाँ पर रुक गया, उसके बाद वो व्हाट इफ सिनेरियोज़ खुद से बनाता है। जब ये व्हाट इफ सिनेरियोज़ ऑलरेडी एक सब्जेक्ट इतना टेक्निकल है, उसमें आप खुद से चीज़ों को मुश्किल करेंगे, सो देयर इज़ नथिंग व्हिच कैन हेल्प यू। आप इसमें और उलझते चले जाएँगे। तो ये चीज़ बच्चों को ज़रा अवॉइड करनी चाहिए कि जितना लॉ में जो चीज़ बताई गई है, जितनी समझाई गई है, उसको उधर तक ही महदूद रखें, उधर तक उसको समझने की, अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करें। तो ये वो चीज़ें लोग उन्हें करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बात को ही मैं कंटिन्यू करूँगा। मेरे पास तकरीबन पिछले 8-9 सालों से सीए में टैक्सेशन और रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स देख रहा हूँ, कैश लेवल भी देख रहा हूँ, फाइनल लेवल भी देख रहा हूँ। प्री कोविड सिचुएशन में स्टूडेंट्स के साथ एक फिजिकल इंटरेक्शन हुआ करता था, तो स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी। टीचर को स्टूडेंट्स को कुछ अरसे में असेस कर पा जाता है टीचर कि ये स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला है, मेरिट सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल वाला है, या ये इसको सीए के अंदर मुश्किल हो रही होगी। और इवन दो कि अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन कम है, लेकिन क्यूरीज के थ्रू या जितनी भी डिस्कशन होती है क्यूएनए सेशंस में एक आइडिया हो जाता है। यकीन जानो मुसद्दिक, मेरी क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही या उनके साथ इंटरेक्शन करके अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये तो अलग ही 5-10% पॉपुलेशन है, ये इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर जाएगी, मेरिट सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल हासिल कर रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा वीक होते हैं, चीज़ों को लर्न करने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम ले रहे होते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे जो कि इंटेलिजेंट होती है, मतलब चीज़ों को हुँ, इतना हुँ। अच्छा समझती है, चीज़ों को इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअली समझती है। दुःख इस बात का होता है कि उनको देखकर भी ये फ़ील आ रहा होता है कि यार ये जितना ज़्यादा सोच रहा है ना, ये इसके लिए पेपर में मसला बन जाएगा। देखो, अगर तो हम कोई टेक्स्ट के अंदर रिसर्च की तरफ जा रहे होते, पीएचडी की तरफ जा रहे होते, तो यस आपका व्हाट इफ सिनेरियोस क्रिएट करना आपको फ़ायदा दे रहा होगा, और लॉन्ग रन में अगर टेक्स्ट को आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हो तो ये सारी डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। हुँ। लेकिन राइट नाउ हमारा फोकस होना चाहिए कि यार हमने सिर्फ पेपर पास करना है, और पेपर्स पास करने के लिए जितनी नेसेसरी लर्निंग करनी है वो तो ऑब्वियसली करनी है। आपने इस माइंडसेट से पढ़ना है कि मैंने पेपर पास करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ देखिए, टेक्स्ट एक जैसे कि मुसद्दिक ने बताया, एक ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना पढ़ाना वैसे ही मुश्किल है। अब इसी के अंदर बहुत ज़्यादा व्हाट इफ कि ये होगा, ये होगा, ये होगा तो क्या होगा? तो व्हाट इफ सिनेरियो जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं ना, तो आप एक मुश्किल पढ़ाई को और मुश्किल तरीन बना देते हैं। और यकीन जाने आपका जो 100 मार्क का पेपर होगा, आप किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लें, 70, 80, 85 मार्क का पेपर आपका नॉर्मली पूछा जा रहा होगा। येस, हुँ। व्हाट इफ सिनेरियोस वाली सिचुएशन हार्डली 5-10 मार्क के लिए आ सकती है। अब उन 5-10 मार्क के लिए आप अपने 85 या 90 मार्क का पेपर पूरा सैक्रिफाइस कर दो, ये कहीं से भी जो है ना समझदारी वाली बात नहीं है। तो एक हद तक आपने चीज़ों को कॉन्सेप्ट एक हद तक नहीं, जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हैं वो आपने कॉन्सेप्चुअली समझनी है। लेकिन लॉ या टैक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा व्हाट इफ के सिनेरियोस आपको ही मुश्किल में डाल देंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपना सब्जेक्ट क्लियर करना है। इन केस कि आप आगे जाके टैक्स को अपना करियर बनाते हो,
देन फिर तो आपके पास ज़िंदगी पड़ी है, टाइम ही टाइम है, आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जितना रिसर्च करोगे उतना कम है, कभी भी आपकी नॉलेज इसमें कंप्लीट नहीं हो सकती। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आईकैप के 100 मार्क के पेपर से ना पासिंग मार्क्स निकालना सीखो। जिस स्टूडेंट ने ये ट्रिक अपने इनिशियल जर्नी में सीख ली ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा शार्प नहीं भी होते थे, लेकिन मैंने उनको देखा कि उन्होंने पेपर्स अपने वन गो के अंदर कवर किए। इसलिए होता ये है कि हर 100 मार्क का पेपर, चाहे वो अकाउंटिंग हो, टैक्स हो, कोई भी पर्चा हो, हर पेपर के अंदर 40, 45, 50 मार्क आपको प्लेट में रख के दिए हुए होते हैं। आपने वहाँ से मार्क्स उठाना है। 20-25 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जो कि शायद टॉप 10% या 20% स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। उस एरिया को फॉर द टाइम बीइंग होल्ड पे रखें। इसके अलावा जो 30-35 मार्क का पेपर होगा ना, वो एक ऐसा पेपर होगा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। और वही एरिया डिसाइड करेगा कि आइदर आपने ये पेपर को पास करना है, आइदर आपका ये पेपर रुक जाएगा। तो 40-45 मार्क आपने आसान एरिया से उठाए, 20-25-30 मार्क का एरिया वो जो कि एवरेज लेवल का है, वहाँ से आपने मार्क्स निकालने हैं। और फिर 15 मार्क का, 20 मार्क का वो एरिया रह जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। हम गलती ये कर रहे होते हैं कि हम उस 15-20 मार्क के एरिया पे, जो कि मुश्किल तरीन एरिया, उस पे इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, उस पे इतना ज़्यादा अपना ज़हन खर्च कर देते हैं कि जो आसान मार्क्स होते हैं वहाँ से लूज़ कर जाते हैं। यकीन करें, कोई भी आप आईक्यू का पेपर उठा लें, उसमें 70-80 मार्क ऐसे होते हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट करके बासानी 50 मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। हाँ, 15-20 मार्क जो कि मुश्किल एरिया है, जैसे मार्क्स उठाना मुश्किल है, वहाँ स्टार्ट लोगे या वहाँ पे पहुँच कर खुद को पैनिक करोगे, खुद को कन्फ्यूज़ करोगे, तो फिर जो ईज़ी मार्क्स होंगे वो भी आप लूज़ कर रहे होगे। और अगेन, अगर लेट्स से कि एक सेल्स टैक्स की कंपटीशन का सवाल आ जाता है, इनकम टैक्स की कंपटीशन का सवाल आ जाता है, 10 एडजस्टमेंट से 10 एडजस्टमेंट में से 2 एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 8 एडजस्टमेंट ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर से आप बआसानी पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। अब उन 2 एडजस्टमेंट्स के लिए अपने आप को परेशान करना, अपनी पढ़ाई को मुश्किल तरीन बना देना, ये कहीं भी किसी भी लेवल पे समझदारी नहीं होगी। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी सेलेक्टिव इन सिक्योरिंग द पासिंग मार्क्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। और ये बात जैसे मुसद्दिक ने कहा कि टैक्स का पेपर पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पास करना इसको इंतहाई आसान है। रीज़न भी इनके पेपर आपके पास लीक है। आपको पता है मेरे पास इनकम टैक्स की कंपटीशन के 2 से 3 सवाल आ रहे होंगे, जिसकी वेटेज 40-45 मार्क की होगी। आपको पता है कि कन्फर्म सेल्स टैक्स की कंपटीशन का एक सवाल आ रहा होगा 15 से 18-20 मार्क के वेटेज का। 60 मार्क का पेपर तो ऑलरेडी लीक हुआ हुआ है। बाकी बचे पीछे के 35 से 40 मार्क्स, जिसमें आपके पास सिनेरियोज से या केस स्टडीज वगैरह इस तरह की चीज़ें पूछ ली। तो पेपर आपके सामने है, जो पास पेपर की पिछले 8-10 अटेम्प्ट की ट्रेंड देखोगे उससे अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले अटेम्प्ट में कैसे पेपर है। और इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है कि किस तरीके से इसी लिमिटेड 100 मार्क्स में से हमने अपने लिए पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं। एक और क्वेरी जो कि मुझसे तक रिसेंटली हमारे पास आ रही होती है कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने डे 1 से पढ़ना स्टार्ट किया, लेक्चर्स भी वो टाइमली लेकर चल रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमेनिंग 6 हफ्तों में, रिमेनिंग जो हमारे पास 1.5 महीने का टाइम रह गया है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक ऐसे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसने डे 1 से या रिजल्ट के बाद स्वैप कर लिया था, और जो भी हमने उनके साथ एक प्लान शेयर किया कि आपने इस प्लान के थ्रू अपनी जर्नी को लेके चलना है, उस प्लान के साथ-साथ वो चल रहा है, साथ-साथ लेक्चर्स कवर कर रहा है। देखिए सर, ये मैं बात करूँगा मेरी है, क्योंकि मैं इसी ट्रैक पे रहता था हमेशा से और मेरे लेक्चर वगैरह जो पूरे होते थे। तो मेरी एक आइडियल सिनेरियो ये होता था कि जब मैं लीव्स में एंटर हूँ तो मेरे लेक्चर हो चुके हों या फिर मेरे टीचर के साथ चल रहे हों। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बैच की बात करें तो इस वक्त हमने सेल्स टैक्स स्टार्ट किया है, कुछ लेक्चर अपलोड हुए हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि आप अभी सेल्स टैक्स के लेक्चर को फ़िलहाल के लिए डेफ़र कर दें। उस वक्त तक के लिए कि जब तक सर पूरा सेल्स टैक्स कंप्लीट करा लें। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त लेक्चर लेने वाले ज़ोन में या फ़ेज़ में हूँ ना, तो मैं एक साथ सारे लेक्चर देखूँगा। और अगर मैं प्रैक्टिस के ज़ोन में हूँ ना, तो फिर मैं एक साथ सारी प्रैक्टिस करूँगा। मैं ये नोना-पोना नहीं कर सकता कि थोड़ा टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेक्चर ले रहा हूँ, वो मेरी एक एफिशिएंसी और लर्निंग कर्व नहीं आ पाता। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए यही एक रिकमेंडेशन होगी कि आप फ़िलहाल सेल्स टैक्स या एफईडी के लेक्चर्स को डेफ़र करें टिल द टाइम कि वो सर पूरे करवा लें। और तब तक इनकम टैक्स के एक एरिया को जो कि उससे बिल्कुल लिंक नहीं है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और स्टार्ट भी किस तरह से करनी है कि अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम 1 की, वॉल्यूम से लेकर चलते हैं, तो उसमें जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉमन रूल्स के चैप्टर्स हैं, उनको कवर करें। फिर देन उसके बाद आप हेड्स की तरफ जाएँ। जब आप हेड्स की तरफ जाएँगे तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हेड्स से ही आपके सवालात आ जाएँगे, लेकिन हेड बेसिकली आपकी फाउंडेशन है। किसी भी क्वेश्चन को जो एग्ज़ामिनर कंस्ट्रक्ट करता है, वो उसके लिए हेड्स की ज़रूरत है उसको। उस हेड्स के अंदर एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी। तो आप हेड्स को प्रिपेयर करें, जिसके अंदर कैपिटल गेन का हेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। लॉसेस की जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा थिन कैपिटलाइज़ेशन हो गई। ये जो चीज़ें हैं, इनको आप प्रिपेयर करें। उसके बाद फिर आप टैक्स लायबिलिटी की तरफ आते हैं, तो लायबिलिटी में आपके पास टर्नओवर टैक्स आ जाता है, एसीटी आ जाता है। देन फिर रिजीम्स का एक मेन एरिया
जो कि आपकी फाइनल का कोर एरिया ही वही है, क्योंकि रिजीम्स बेसिकली फॉल बाद में करती हैं हेड्स के अंदर और लाइबिलिटी वगैरह निकल रही होती है, लेकिन आपको डिटरमिन करना पड़ता है, और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। वो क्यों? क्योंकि चीज़ों को खुद से कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं। जब लॉ में 2 कंडीशन बता दी गई कि अगर तो विथहोल्डिंग इम्पोज़ की गई है और साथ ही साथ उस विथहोल्डिंग को कहीं पे डिक्लेयर किया गया है कि ये मिनिमम टैक्स होगी, मिनिमम टैक्स रिजिम में जाएगा। फाइनल टैक्स डिक्लेयर किया गया है, फाइनल टैक्स रिजिम में जाएगा। आपने बस इसी 2 रूल्स के ऊपर चीज़ों को लेकर चलना है। जब आप इन तरह चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो एक-एक मसला ये आता है बीच में कि स्टूडेंट ये कहता है कि सर फॉर एग्जांपल मैं हेड्स ऑफ इनकम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हेड्स ऑफ इनकम में मुझे उस लेवल के, उस कैलिबर के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होते। इनकम फ्रॉम बिज़नेस की अगर मैं कोई बात करूँ, तो क्योंकि पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एक 18-20 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें डिफरेंट हेड्स की, डिफरेंट रिजीम्स की और उसमें एक साथ एग्जाम्पशंस भी टेस्टिंग हो होते हैं, रही वो होती है। सारी एक साथ टेस्टिंग हो रही होती है। तो अब उसमें क्या करें? उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसमें थोड़ा-सा आपको जो है ना वो पेशेंस रखना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट की डायनामिक्स इसी तरह की है। कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जब फिर आप इन तमाम चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा टाइम ना लगाएँ। आप फिर पास्ट पेपर की तरफ जाएँ, जो फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएँ। जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको आइडेंटिफ़ाई होगा कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आपको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक तो आपको आइडेंटिफ़ाई नहीं हुआ था कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, किन चीज़ों की तरफ एग्ज़ामिनर इतना नहीं टेस्टिंग पे जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, एग्ज़ामिनर कभी भी जो है ना आपसे इंटरप्रिटेशनल और टेक्निकल चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं टेस्ट कर रहा होगा, ना वो आपसे एक्सपेक्ट करता है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो, 2 सीए फाइनल में हो मगर आप बिगिनर लेवल पे हो। तो जब आप पास्ट वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो आप रिविज़िट करें उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, और इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आपको आइडेंटिफ़ाई होगा कि डेप्रिसिएशन की ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। सेक्शन सेक्शन 21। 21 बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ये तो मैं कहता हूँ कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने इसको गुज़ार दिया हो, लेकिन आप जब पास्ट पेपर कर रहे होंगे तो आप उसको रिविज़िट करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को फर्स्ट टाइम में थोड़ा स्पीड के साथ गुज़ारें। ये नहीं है कि उसको आप बिल्कुल टाइम देने पे लग गए हैं और वो टाइम निकला जा रहा है, 1 डेढ़ महीना उसी में निकाल दिया। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आप रिविज़िट करें, रिविज़िट करने के बाद अब आपने चीज़ों को बंद किया कुछ और पास्ट पेपर को, अब किस तरह करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्स टैक्स के लेक्चर कोई 28 घंटे 30 घंटे के होंगे, मैक्सिमम तो मैक्सिमम अगर एक स्टूडेंट दिन के 4 घंटे लगाता है, तो वीक में 7-8 वो कर सकता है। कर सकते हैं। तो वीक में आपने सेल्स टैक्स को कवर किया, सेल्स टैक्स को कवर करने के बाद सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब मैं क्या करता था कि अब मैं रोज़ का एक सेल्स टैक्स का क्वेश्चन करता था और एक मैं इनकम टैक्स का इनकम क्वेश्चन कर रहा होता था। अब जो इनकम इनकम टैक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरा इनकम टैक्स 2 बार रिवाइज़ हो चुका है। और अब मैं ये करता था कि मैं हर क्वेश्चन के बाद जो है ना वो उसके लर्निंग आउटकम्स लिख रहा होता था कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली एडजस्टमेंट पूछी गई थी, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये पूछा गया, कैपिटल गेन में ये वाली बात पूछी गई थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ये एरिया पूछा गया था। तो इससे पूरे सब्जेक्ट की जो है ना मेरे पास एक ओवरव्यू आ जाता था कि एग्ज़ामिनर कौन-कौन सी चीज़ें पूछ रहा है। अब ये आपको हेल्प कहाँ करेंगी? ये आपको हेल्प करेंगी लास्ट 3 दिन के रिवीजन के अंदर, कि आपको कौन-कौन सी चीज़ों को आखिरी बार एक नज़र देख कर जाना है। क्योंकि मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे साथ वाले बहुत जीनियस होते हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होते थे, लेकिन उनके पेपर रुक गए। उसकी वजह ये थी कि जो 3 घंटे के अंदर आप परफ़ॉर्म करते हैं ना, उसमें आपकी तैयारी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने साथ क्या कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो कॉन्फिडेंस आता है आपका कि जब आप मुतमईन होते हैं अपनी तैयारी से, और आपको ये इत्मीनान होता है कि हाँ, मैंने चीज़ें देख ली हैं, 1 रात पहले या 1 दिन पहले मैंने चीज़ें देख ली हैं। तो वो जब एक पूरा सिलेबस आपके पास आ रहा होता है और अगर आपके पास गैप नहीं है, तो फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये जो आप लर्निंग आउटकम्स बना रहे होंगे ना, ये आपको बड़ी मदद करेंगी। तो इस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएँगी। सही हो गया। तो ये तो वो कैटेगरी का स्टूडेंट था जो कि एक आइडियल सिचुएशन में था। फिर हमारे पास एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की ऐसे भी है जिन्होंने जून 24 के अटेम्प्ट में C5 का सब्जेक्ट में मतलब अपेयर होकर अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन पेपर एक्स वाइज रीज़न की वजह से रुक गया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर 24 में हमें दोबारा से इस सब्जेक्ट को देना है। तो ऑब्वियसली ये तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होगा कि अगर आपने जून 24 में सारे लेक्चर्स ईमानदारी के साथ लिए, तो मैं कभी भी ये मशवरा नहीं देता कि आपको दिसंबर 25 यानी अगली अटेम्प्ट के लिए सारे लेक्चर्स दोबारा से देखने चाहिए। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? क्या वो सारे लेक्चर्स दोबारा से देखें, या सारे हैंडआउट्स दोबारा से गो थ्रू करें, या सिर्फ जो चेंजेस आई हैं उनके ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस की तरफ चले जाएँ? उनके लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? सर अब देखें, इसमें मेरा ये मानना है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं उस थिंकिंग का बंदा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ें अगर किसी ने पहले से ख़राब की हुई है ना, तो उसको सही करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि मैं मुझे चीज़ें ज़ीरो से दीजिए, मैं उनको कंस्ट्रक्ट कर लूँ।
तो अगर तो वो स्टूडेंट ऐसा है कि वो बिल्कुल अब इस स्टेज पे आया है, उसने अभी सोचा है कि मैं टेक्स्ट का पेपर ऑप्ट करता हूँ, मेरा पेपर रह गया था, तो फिर तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो ज़ीरो से लेकर चलेगा। ऑब्वियसली उसको चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना होगा। तो उसका तरीका एक यही होता है कि आप उसको किस तरह से रेक्टिफ़ाई करें कि आप एक चैप्टर उठाया, लेट्स से मैं कहता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आप उठाने के बाद उसके तमाम कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करें। जब आप गो थ्रू कर रहे होंगे ना, तो ये नहीं है कि आपने चीज़ों को पढ़ना है, आपने कोशिश करना है कि आप चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें। जो आप रिकॉल कर रहे होंगे ना, तो आप हो सकता है कि आप सही रिकॉल कर लेंगे, तो ये तो बेहतरीन सिनेरियो हो जाएगा कि आपने रिकॉल की और किताब में भी वही बात लिखी है। लेकिन अगर आप रिकॉल करते हैं और आप देखते हैं कि आपके माइंड में कोई और बात आ रही है और लॉ में कोई और बात लिखी है, ये बहुत अच्छा सिनेरियो होगा कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो कौन से एरियाज़ थे जो आपके वीक थे या आपके गलत थे, जिनको आपको सही करना है। आप उनको सही करें। इस तरह से पूरा चैप्टर आपने प्रिपेयर किया, उसके कॉन्सेप्ट बिल्डर्स को देखा, अगले चैप्टर को मूव करें। इसी तरह ये एक्सरसाइज हर चैप्टर के लिए करते जाए, देन अगेन आप उसी फेज पे आ जाएंगे कि आपका इनकम टैक्स पूरा हो चुका है। अब आप फुल लेंथ क्वेश्चंस की तरफ जाएं, और फुल लेंथ क्वेश्चंस के अंदर भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा प्रैक्टिस करने का भी ना एक तरीका होता है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं, क्योंकि अब अगर 1 डेढ़ महीना पहले की बात है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई 20-25 सवाल पूरे फुल लेंथ जो है वो प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो। तो मैं ये करता था कि 5-6 सवाल मैंने प्रॉपरली कर लिए, और चूँकि कंप्यूटर बेस्ड है तो वो जो 5-6 सवाल मैं प्रॉपरली कर रहा होता था ना, वो मेरे होते थे कंप्यूटर के ऊपर, एक्सेल के ऊपर करता था या आईकैप के सॉफ्टवेयर के ऊपर करता था। और अगर जब एक्सेल के ऊपर कर रहा होता था ना, तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और सम के अलावा कोई फार्मूला यूज़ नहीं करता था। कोई बॉर्डर वगैरह ये शशके वगैरह कुछ भी नहीं करता था मैं। तो आप ये सारी चीज़ें करें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो आप क्या करें, वो आप प्रॉपरली ना सॉल्व करें। और जब आप प्रॉपरली कर भी रहे होंगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन नहीं आ रही होगी। उसका बड़ा रीज़न ये होगा कि आप देखेंगे चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, एडजस्टमेंट बार बार एक ही तरह की आ रही होंगी। तो आप उसको, मैं क्या करता था कि मैं जिस तरह मैंने बताया लर्निंग आउटकम्स होते थे, या मैं अपने क्वेश्चन के आगे लिख लेता था कि ये वाली एडजस्टमेंट इस रिजीम में फॉल करेगी, इसके ऊपर विथहोल्डिंग होगी, इस रेट से होगी, ये एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, ये डिसअलाउ होगा, किस वजह से अलाउ होगा, किस वजह से डिसअलाउ होगा, ये मैं लिख लेता था। लिखने के बाद जब आंसर देखता था, तो आंसर के अंदर उस चीज़ को मैच करता था, जहाँ कोई गलती होती थी उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करता था, और इस तरह से चीज़ों को लेकर चलता था। तो अगर ये वाली स्ट्रैटेजी हर तरह का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, बट फ़र्क यही था कि आपने चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आइडियल सिचुएशन में ज़ीरो से लेकर चीज़ों को चलें। लेकिन अगर आप रीसेट में या बिल्कुल इमरजेंट सिचुएशन में, तो चीज़ों को इस तरह से देखें कि जहाँ जहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं उनको सही करें, आगे बढ़ते जाएँ। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि सर मुर्तज़ा बैठे हैं एक तरफ, तो सर मुर्तज़ा ये सारी चीज़ों को खुद आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये सारे सवाल मुसद्दिक़ की तरफ फेंक रहे हैं और मुसद्दिक़ की चीज़ों को आंसर कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2015 में क्वालिफाई किया और 2015 में टैक्स को टीच करने का डिसाइड किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को टीच करने का डिसाइड किया, और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हार्डली आई गेस के साल 1.5 साल के अंदर ही एक अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे जो है ना रिपोर्टिंग और टैक्सेशन पढ़ रहे होते थे और अभी तक पढ़ रहे होते अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न क्या था कि एक नया टीचर, एक नया बंदा जिसने क्वालिफाई किया, टैक्स रिपोर्टिंग पढ़ाना स्टार्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे इंस्पायर होकर उससे पढ़ने लग गए। होता ये है कि जब हम स्टूडेंट फेस में होते हैं या स्टूडेंट फेस से निकलते हैं ना, तो हम उस वक्त की प्रॉब्लम्स, उस वक्त की इश्यूज, उस वक्त के मसले मसाइल को समझ रहे होते हैं। और जब अगर हम टीचिंग फील्ड में आ जाए, तो हम चूँकि नए नए ताज़े ताज़े स्टूडेंट से फेस से निकले होते हैं, तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एड्रेस कर रहे होते हैं। अब मैं वैसे बहुत ज़्यादा बाबा तो नहीं, लेकिन स्टिल 8-9 साल हो गए लास्ट पेपर दिए मेरे को। 2015 में मैंने लास्ट सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया था और आज हम 2024 या 25 में एंटर होने लगे। तो मुसद्दिक से ये सारे डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव या मुसद्दिक का पॉइंट ऑफ व्यू लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी बातों का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैंने जिस टाइम पे पेपर दिया था, उस टाइम पे फिजिकल टीचिंग हुआ करती थी, हार्ड कॉपी में पेपर दिया जाता था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था, इतना ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते थे। लेकिन आज आप लोगों के मसले मसाइल डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू कि जिस वक्त मैंने पेपर दिया था। तो मुसद्दिक से ये सारी चीज़ों का जवाब लेने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि यार जो आज करंट इश्यूज़ जो आप लोग फेस कर रहे हैं, जो मुसद्दिक ने अपनी अटेम्प्ट में फेस किए, उन चीज़ों को एड्रेस की जाए, रादर देन कि उन इश्यूज़ के ऊपर 10 साल पुराने बंदे का एक सॉल्यूशन थोप दिया जाए। वो मुझे लगता है इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा। इस वजह से मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मुसद्दिक से एक्सट्रैक्ट करूँ चीज़ों को। अच्छा, टेक्स्ट पे वापस से आते हैं। एक बहुत बड़ा बम मसला कि सर ये पेपर जो है वो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है? सर इस पेपर में हमें बेरेट यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो इससे पहले हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर भी ऑनलाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर ओपन बुक एग्ज़ाम में दिया। ऑडिट के पेपर में हमें आइज़ास ले जाने की इजाज़त होती थी, लेकिन वहाँ आइज़ास की और
जो FFR की जो रेड बुक्स होती थी उनकी यूजेज हम्म, बड़ी नॉमिनल सी, बड़ी लिमिटेड सी होती थी। क्या C5 में भी ऐसा ही है कि बेरेट को इस्तेमाल ना करने के बराबर ही है, या बेरेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा? और अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा तो किस तरह से इसको एग्जाम में यूज़ कर रहे होंगे, किस तरह से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे? तो ये ना एक हवा बना रहता है कि सर हम्म। सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, बेरेट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके हवाले से हमें गाइड करते हैं कि क्या बेरेट को इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी होगी, क्या सॉफ्टवेयर के ऊपर हाथ साफ करने की स्ट्रैटेजी होगी। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तुमने किस तरह से कैटर किया? अच्छा देखिए सर, क्योंकि जो टैक्स और लॉ का पेपर है वो मेरी अपनी अटेम्प्ट में शिफ्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, कंप्यूटर बेस के ऊपर ऑनलाइन बेरिक आया था। तो हमारी बारी में भी यही था कि चीज़ों को हम देख रहे थे किस तरह से होती थी। तो मेरी अपनी एक यही प्रैक्टिस रही थी कि मैं क्या करता था कि अब अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ तो लेट्स से उस टॉपिक का आपके वॉल्यूम के अंदर वो एरिया मेरे पास ओपन है, हार्ड बाउंड बेरेक भी मेरे सामने होता था, और साथ ही साथ मेरे लैपटॉप के अंदर आईकेप का जो बेरेक्ट होता था जो ऑनलाइन हमारे पास एग्जाम में अवेलेबल होगा वो भी सेम टाइम पे ओपन होता था। और मैं चीज़ों को उस तरह से पढ़ता था कि एक बार पहले आपके वॉल्यूम से पढ़ा, देन उसको बेरेक के अंदर ट्रेस करता था हार्ड बाउंड पे। क्यों? क्योंकि हमें आदत है ना कि पहले हम चीज़ों को हार्ड बाउंड में यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो एक मैं कहूँगा कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट करने जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो पहले आप हार्ड बाउंड बेरेक में एक बार चीज़ को देखें एंड देन फिर उसको ऑनलाइन बेरेक के अंदर ट्रेस कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो। और जब ऑनलाइन बेरेक को मैं एक्सेस कर रहा होता था तो मेरी हमेशा से कोशिश यही होती थी कि मैं उसको इस तरह यूज़ करूँ कि वो एग्ज़ाम में भी मेरी हेल्प कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी सेक्शन पे जाना है तो मैं उस सेक्शन को स्क्रॉल डाउन करके नहीं देख रहा होता था कि वो सेक्शन या पेज नंबर उसके नहीं जाता था, ना पेज नंबर याद करता था, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे पेज नंबर याद कर लूँ कि फ़लाँ सेक्शन इस पेज पे लिखा हुआ है। मैं देखता था कि उसको सर्च करके उस सेक्शन के ऊपर मैं इमीडिएटली किस तरह पहुँच सकता हूँ, या उसका कोई कीवर्ड है जिसको मैं याद कर लूँ, किस तरह पहुँच जाऊँ। कोई केस है जिसको मैं मैच कर सकता हूँ कि कोई चीज़ कैप्स में लिखी है तो उसको मैं कैप्स में सर्च करूँ तो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो ये तमाम चीज़ें होती थी। और वंस मैं ऑनलाइन बेरेक की तरफ शिफ्ट कर जाता था तो फिर मैं हार्ड बाउंड बेरेक को हाथ नहीं लगाता था उस टॉपिक के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर ही जब ऑनलाइन बेरेक पे होना है तो मैं ऑनलाइन बेरेक को ही यूज़ करूँगा ना। वंस एक बार ट्रांज़िशन हो गई देन फिर हार्ड बाउंड बेरेक को हाथ नहीं लगाया करता था। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ना कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम है तो उसमें बुक को किस तरह से यूज़ करें, तो उसमें हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो किसी भी किताब का इंडेक्स होता है ना, वो उस किताब का पूरा कंट्रोल होता है। तो अगर आप इंडेक्स को सही से समझ लें, उसके ऊपर ग्रिप ले लें, तो आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स उस पूरी किताब को समाया हुए होता है। अगर आपको किसी चीज़ को एक्सेस करना है, तो आप इंडेक्स से देखते हैं, आपको सेक्शन नंबर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेरेक में क्या है कि अगर मैं लॉ की किताब की बात करूँ, तो वो उसका इंडेक्स इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि उसके अंदर बाकायदा सेक्शंस को चैप्टर्स के अंदर बंद किया हुआ है। जिस तरह हमारे वॉल्यूम के अंदर चैप्टर बने हुए हैं, इसी तरह वो चैप्टर्स के अंदर बंद किए हुए हैं। तो आप उस चैप्टर से उस सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, देन उस सेक्शन के नंबर को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स से ही देख लेंगे। तो इस तरह से आप अपने बेरेक के ऊपर जितनी बार जितनी चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको लूप होल्स नज़र आएँगे, जिन लूप होल्स को आप यूज़ करके उनको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। देन रही बात, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, जिस आईकैप के सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा पेपर होने जा रहा है, तो देखिए अगर मैं किसी कैफ के स्टूडेंट की बात करूँ ना कि उसको मैं कहूँ कि आपने पेपर जो है वो सॉफ्टवेयर पे देना है, तो उसके लिए शायद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसका लैपटॉप के साथ, एक्सेल के साथ, इन चीज़ों के साथ इतना वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि हम सब सीए फाइनलिस्ट हैं और लाज़मी सी बात है कि हम फर्म में आर्टिकलशिप अपनी परस्यू कर रहे हैं, तभी हम पेपर दे पा रहे हैं। तो एक्सेल जो है वो हमारा ओढ़ना-बिछोना है, हमें इसके ऊपर तो अच्छी खासी ग्रिप होती है। बस फ़र्क ये होता है कि हमारी वो जो टाइपिंग स्पीड है, वो थोड़ी चीज़ें हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में एक तो वैसे ही प्रेशर होता है, चीज़ें सोचनी भी है, टाइम को भी मैनेज करना है, पेपर भी देखना है और टाइपिंग भी साथ-साथ चल रही होती है। तो उसके ऊपर क्या है कि वो ट्रस्ट द प्रोसेस वाली बात है कि जितना आप चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद आप देखेंगे कि वो लर्निंग कर्व आएगा, चीज़ें स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएँगी और आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएँगी। हाँ, अगर मैं पहले दिन बैठूँगा, शायद पहला सवाल करूँगा तो एक 5 नंबर का सवाल भी हो सकता है कि मेरे 20 मिनट ले जाए। लेकिन ये वही टाइम की इन्वेस्टमेंट है कि जो कि आगे जाकर मेरे लिए चीज़ों को आसान कर रही होगी। तो ये एक फ़ेज़ है जो कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उससे गुज़रना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, ताकि चीज़ें आसान हो जाए उसके लिए। ठीक हो गया। तो ये तो वो कुछ क्यूरीज़ थी सब्जेक्ट जो मेरे पास आ रही होती हैं जनरली, और मैंने सोचा कि हम इसको डिस्कस करें, हम इसको आंसर करें। कोई ऐसी क्यूरी तुम समझते हो कि जो मैंने मिस कर दी हो लेकिन तुम्हारे पास जो स्टूडेंट्स की तरफ से आई हो, तो उससे भी तुम बता सकते हो यहाँ पे? हाँ सर, इसी पे हम जो है ना वो एक वीडियो को कंक्लूड भी कर रहे होंगे। एक ये क्वेरी अक्सर मेरे पास आती है कि सर तमाम चीज़ें हो गई हैं, अब रिवीजन किस तरह स्टार्ट करें और फिर एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम किस तरह अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि 100 मार्क का पेपर है।
ऑनलाइन बेरेक्ट है, आईकेप का सॉफ्टवेयर है और 3 घंटे, सवा 3 घंटे के अंदर हम तमाम चीज़ों को किस तरह लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि आपकी तैयारी जो है ना वो एक मैं ये कहता हूँ कि आपको कभी भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए जिसके लिए आप ग्रेड को फॉलो कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम में भी जब आप जा रहे होंगे ना, तो एग्ज़ाम में भी तरीका ये होता है कि पहले तो ये है कि जब मैंने अपनी तैयारी कर ली है, तो मैंने हमेशा इस सोच से जाना है कि मैं पेपर में जाऊँगा और मैंने 50 मार्क की जंग करनी है। अब ये जंग कर रही होगी ना, तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका अपने ऊपर सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इस सोच के साथ एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो रहा हूँ कि मैं तो पास नहीं हो पाऊँगा या मैं फेल ही हो जाऊँगा, देन देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एग्ज़ाम देने भी जाएँ। क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा हूँ पास नहीं होऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अब आपका पहली चीज़ होती है कि आप सबसे जो आपका फ़ेवरेट एरिया है, आप उसको ढूँढें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सेल्स टैक्स था, जो कि एक ईज़ी एरिया था मेरे लिए और जो मेरा फ़ेवरेट एरिया था। तो मैंने उसका क्वेश्चन देखा कंप्यूटेशन वाला और उसको अगर मैं स्किम करता हूँ, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, तो मैं क्या करता था कि तमाम रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ़ ऊपर से देखकर अपना जो पहला क्वेश्चन होता था ना, उसको रीडिंग टाइम में रीड कर लेता था। जब मैं उसको रीड करता था, एक बर्ड आई व्यू लिया, मैंने देखा कि हाँ, चीज़ें आसान हैं और क्वेश्चन डूएबल है, उसमें आईकेप ने मेरा वो टाइम ट्रैप वाला चीज़ नहीं है उसके अंदर, तो मैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता था। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेल्स टैक्स के चूँकि मैं एक ज़ोन में आ चुका हूँ, मेरे दिमाग में सेल्स टैक्स की सारी चीज़ें पॉपअप हो चुकी हैं, तो मैं सेल्स टैक्स के दूसरे सवाल को भी अटेम्प्ट कर लिया करता था और इस तरह मैं सेल्स टैक्स के एरिया को पूरा वाइंड अप कर देता था। हाँ, कहीं जहाँ पर कोई ऐसी एडजस्टमेंट या कोई ऐसा पार्ट आता था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा होता था, तो मैं उसको 1-2 मिनट हार्डली सोचकर आगे बढ़ जाता था, उसको फ़ॉरगो करता था, रादर देन कि उसके अंदर मैं इतना टाइम लगा दूँ, मैं मेरी कोई आसान या ईज़ी चीज़ सैक्रिफ़ाइस हो जाए। ये करने के बाद फिर आप एथिक्स के एरिया की तरफ जाते हैं, एक आसान एरिया होता है, आप उसको अटेम्प्ट करें। तो इससे होता पता है क्या था कि अगर मैं देखूँ तो मेरा कोई 1 डेढ़ घंटे का टाइम निकल चुका है और मेरा कोई 35-40 मार्क का पेपर भी कवर हो चुका है और एक अच्छा कवर हो चुका है, मेरा फ़ेवरेट एरिया था। तो उससे ये होता था कि मेरा पेपर में ही कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता था, क्योंकि मैं ये सोच चुका होता था कि अच्छा खासा मैंने मार्का मार लिया है। तो अब जो आगे अगर एक मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा ना, तो मैं उस मुश्किल क्वेश्चन को भी, चूँकि मैं बिल्कुल वो आसमान पे लगा हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, तो मैं उसको भी किसी तरह से हैंडल कर ही लूँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि मैं किसी एक ऐसे क्वेश्चन को ऑप्ट कर लूँ, जो मेरा शुरू से ही पूरा मोमेंटम ख़राब कर ले। देन उसके बाद फिर आप चीज़ों को देखते जाएँ और नंबरिंग कर कर अपने एग्ज़ाम को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटेशन इनकम टैक्स का होता है, तो उसका मेनली लायबिलिटी वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। तो वो एरिया मैं हमेशा एंड में रखता था कि अगर मेरा कोई पेपर छूट भी जाता है, क्योंकि देखिए, एक ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि फाइनल के पेपर के अंदर ना हम वैसे कहते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेकिन फाइनल के अंदर ये होता है कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्योंकि हम ये है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है ना, कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं एक क्वालिटी पेपर करके आ जाऊँ बहुत ज़्यादा क्वालिटी का। उसमें चीज़ें रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें एग्ज़ामिनर खेल जाता है हमारे साथ। तो आपको वहाँ पर उन चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना होगा, अपनी क्वांटिटी को मिनिमम भी आपने पेपर को 80-85 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। जब आप एक अच्छा रीज़नेबल क्वालिटी के साथ 80-85 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपके पासिंग के प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और 50 मार्क निकल जाएँगे। मेन यही है, देखें, ना कोई आपसे डिमांड कर रहा है, ना आपकी ये सोच है कि आपने गोल्ड मेडल मारना है। मेन हमारा ये होता है कि हम पेपर को पास करें। इवन अगर मैं आपको गोल्ड मेडलिस्ट की भी बात बताऊँ ना, तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी कि हमने गोल्ड मेडल सिक्योर करना है। सर मुर्तज़ा इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। वो हमेशा एक यही फ़ियर होता है कि 50 से जितना दूर जा सकें। वो दूर जाते-जाते इतना आगे निकल आगे जाते की हैं। तरफ दूर जा सके, पीछे की तरफ नहीं। हाँ। ऐसा ही होता था कि हम 50 से जितना आगे की तरफ दूर जा सकें, और वो एक फ़ियर 50 से दूर जाने का इतना होता था ना, कि वो करते-करते गोल्ड मेडल की तरफ भी चले जाते हैं। तो पेपर में भी आपकी यही एक अप्रोच होनी चाहिए कि आप किस तरह 50 से ऊपर जाते जाएँ, जितना आप ज़्यादा पेपर को सॉल्व करेंगे। इवन अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, तो गलत वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब हम चीज़ों को पैनिक करते हैं, हमारा हाथ रुक जाता है, हाथ-पाँव फूलने लगते हैं, तो वहाँ चीज़ें जो है ना मुश्किल हो जाती है। एक बस शॉर्ट में ही अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरे 2 पेपर ऐसे गुज़रे हैं, एक बीएफडी और एक लॉ, जिसमें पेपर में मैंने 2 मिनट रुका हूँ, अपने आप से ये कहा कि मेरे ये पेपर रीसेट होंगे। और जब मैंने, क्योंकि मुझसे नहीं हो रही थी, आपको पता है बीएफडी के अंदर आपको बाकायदा वो वहाँ टेक्निकलिटीज़ आती है, आपको सोचना पड़ता है कि क्या एडजस्टमेंट लेनी है, लॉ में इस तरह होता है। तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि इसको सही करूँ, मैं क्वालिटी की तरफ जा रहा था। मुझसे नहीं हो रही थी चीज़ें, और मैंने देखा टाइम तो बहुत सारा बच गया है और बहुत सारा निकल चुका है और पेपर बहुत सारा रहता है। जब मैंने अपने आप से ये कहा ना कि सर वापस आऊँगा, ये वाला तो पेपर रीसेट है मेरा,
तो ये वो टाइम था कि जब मेरे दिल से फेयर निकल गया और क्वालिटी को मैंने मेंटेन करना छोड़ दिया और मैं क्वांटिटी की तरफ जाता गया। मैंने कहा जितना होता है वो तो करूँ, वापस आना है देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। और वो पेपर दोनों मैंने 80 क्रॉस किया, 85 82 समथिंग के दोनों पेपर किए और लगा करम है कि वो दोनों पेपर निकल गए। तो बताने का ये मकसद है कि जब आप अपने जहन से इस चीज़ को निकालेंगे ना कि मैं हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर इतना टाइम दे रहा हूँ जो कि उसके बनते नहीं है। एक चीज़ को ड्यू टाइम दें, उसके बाद आगे मूव करें, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे, न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि आपके तमाम पेपर में आपको हेल्प कर रही होगी। चलिए जी, अपनी डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। एक लास्ट एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली हफ्ते 10 दिन पहले जो है ना, मेरे पास एक स्टूडेंट आया मुलाकात करने के लिए, काफ़ी मतलब सीनियर स्टूडेंट कहूँगा मैं, या सीनियर कहूँगा। तो आर्टिकल्स उसकी ख़त्म हो चुकी थी और मेरे ख्याल है कि पिछले 2-2.5 साल से वो एक जगह इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि सर मेरे सीए फाइनल के 2 पेपर्स रह गए, एक तो एडवांस टैक्स और एक एमएसए 2 या एमएसए 1 का कोई एक पेपर रह गया। तो वो मुझे बता रहा था कि 2 साल पहले, यानी कि 4 अटेम्प्ट पहले उसने एडवांस टैक्स का पेपर पढ़ा था, क्लासेस ली थी, फिर पेपर दिया, नहीं निकला, फिर एक अटेम्प्ट दी, फिर नहीं दी, फिर दी, नहीं दी, और इन 3-4 अटेम्प्ट में उसने कुछ भी पढ़ा नहीं। बस क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा इंडस्ट्री में चला जाए, 2-2.5 लाख रुपये का पैकेज कमा रहा हो, तो फिर ना ऐसा मोटिवेशन रहती भी नहीं है पेपर को पास करने की। तो उसने कहा कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया और मेरे 36 मार्क्स आए। तो मैंने कहा 36 तो अच्छे मार्क्स आए, तो तुमने क्लासेस दोबारा से ली थी? कह रहा नहीं, मैंने क्लासेस ली थी। मैंने कहा चलो क्लासेस नहीं होगी, अच्छा से रिवाइज खुद कर लिया करो। उसने रिवाइज किया था, उसने मैंने रिवाइज भी नहीं किया था। यानी कि वो अपने इंडस्ट्री से, आई डोंट नो उसको 1-2 दिन की छुट्टी भी मिली नहीं मिली, वो जाके उसने सिर्फ पेपर दे दिया। 2 साल से उसने टैक्स की कोई क्लासेस नहीं ली और जाके पेपर में बैठ गया और पेपर दे दिया। देखिए इस तरह का सिचुएशन में जब वो बंदा ऑलरेडी 2-2.5 लाख का पैकेज बना रहा है, 2 पेपर क्वालिफाई में रह गए, ऐसा उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसने, मैं उसकी सिचुएशन समझता हूँ कि जब वो एग्जाम में बैठा होगा तो उसके ऊपर तो कोई फेयर ही नहीं होगा ना। उसको पता है कि पास हो जाने से मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत, भाई मतलब ये हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि आपने पास ही नहीं होना या क्वालिफाई करना ही नहीं है, लेकिन आप उस मेंटालिटी को समझें। उसके सर पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई पढ़ के नहीं किया था, तो ये भी रिस्क नहीं किया था कि यार क्लासेस ली हैं या पढ़ लिया, ये टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो वैसे ही जाके एग्जाम में बैठ गया। और जिस बंदे ने 1.5-2 साल से क्लासेस नहीं ली, वो 36 मार्क्स सिक्योर करके आ जाता है। यानी कि अपनी जनरल नॉलेज पे, अपनी मेमोरी पे रिलाय करते हुए अगर वो 36 मार्क्स हासिल कर सकता है, तो आप तो पिछले 3 महीने से 4 महीने से टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, आने वाले जो भी हमारे पास टाइम रह गया उसमें भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा पेपर है, बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल करके, एक अच्छी नॉलेज इस्तेमाल करके आप इस पेपर में अपेयर होंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमसे जितना हो सकता था, जितनी पोटेंशियल क्यूरी, जितनी ज़्यादातर लोगों की क्यूरीज होती थी, हमने इस डिस्कशन में आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी और भी आपके बहुत से सवाल होंगे, तो वही जो भी हमारा एक व्हाट्सएप के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन, एक कॉन्टैक्ट है, उस पर आप हमें रेज कर सकते हैं। दैनिक भी आंसर कर रहे होंगे। अगर हमें लगता है कि आपके सवाल ऐसा है जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो फिर हम उसके लिए भी इस तरह की एक डिस्कशन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो आज की अपनी इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।